जय हिंद एवरीवन, आप सभी का स्वागत है रावी एकेडमी चैनल पर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर हम आर्टिकल्स को कवर करेंगे, जो पावर्स और फंक्शंस होते हैं प्रेसिडेंट के उन सभी को कवर करेंगे, जो वीटो पावर है उसको भी, और डिफरेंस क्या है यूएस प्रेसिडेंट और इंडियन प्रेसिडेंट के बीच, इन सभी को भी हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने कुछ जो फेमस कोटेशंस हैं प्रेसिडेंट के बारे में वो लिखी हैं, तो देख लेते हैं। सबसे पहली है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो एक तरह से मैजेस्टी ऑफ द स्टेट, यूनिटी, इंटीग्रिटी और कॉन्टिन्यूटी को रिप्रेजेंट करता है। B.R. अम्बेडकर कहते हैं कि जो प्रेसिडेंट की पोजीशन है वो सेम होती है जैसे कि किंग की होती है अंडर द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, और ये हेड ऑफ द स्टेट होता है, ना कि ऑफ द एग्जीक्यूटिव। थर्ड वन है हमारे पास डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। उन्होंने कहा था कि जो प्रेसिडेंट की रियल स्ट्रेंथ होती है वो पावर टू रूल में नहीं है, बट पावर टू इंस्पायर और गाइड करने में होती है। आगे है KR नारायणन जी। तो उन्होंने कहा कि जो प्रेसिडेंट है उसको हम रबर स्टैंप नहीं कह सकते, क्योंकि ये एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल गार्डियन होता है। प्रणब मुखर्जी कहते हैं कि प्रेसिडेंट एक मिरर की तरह है ऑफ द नेशंस कॉन्शियस। अभी नेशंस कॉन्शियस को तुम लोग ये कह सकते हो कि एक तरह से मॉरल वॉइस ऑफ द कंट्री, मॉरल वॉइस ऑफ कंट्री। तो फिर नेक्स्ट है हमारे पास द्रौपदी मुर्मू जी। तो वो कहते हैं कि हाईएस्ट पोस्ट कंट्री में पोजीशन ऑफ पावर नहीं होती, बट एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने सिटीजन्स के टुवर्ड्स। तो यहां से हमारे जो प्रेसिडेंट के लिए कुछ बेसिक चीजें हैं मैंने वहां पे नोट की हैं। सबसे पहली है कि ये इसको डी ज्योर एग्जीक्यूटिव बोला जाता है, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट। ये फर्स्ट सिटीजन होते हैं इंडिया के, और ये ऑक्यूपाई करते हैं फर्स्ट पोजीशन अंडर द वारंट ऑफ प्रेसिडेंस। वारंट ऑफ प्रेसिडेंस का मतलब होता है लिस्ट ऑफ डिग्निटी। ये एक तरह से हायरार्किकल ऑर्डर में होती है, तो वहां पर जो पहली पोजीशन आती है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की ही आती है। इनका ऑफिस कब एग्जिस्टेंस में आया था? जब कॉन्स्टिट्यूशन हम अडॉप्ट करते हैं ऑन 26 नवंबर 1949 को। रियल एग्जीक्यूटिव पावर की बात करें तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास होती है, क्योंकि उसको हेड कर रहा होता है PM। तो जो प्रेसिडेंट होता है मोस्टली बाउंड होते हैं एडवाइस से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। तो आगे हमारे पास कुछ अमेंडमेंट्स दे रखी हैं। जैसे पहली है 42nd अमेंडमेंट, जहां पे बताया गया है कि जो प्रेसिडेंट है वो बाउंड होता है जो एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स देते हैं। फिर आती है 44th अमेंडमेंट, जो कहती है कि प्रेसिडेंट अगर कोई भी मैटर वापस भेजना चाहे तो वो भेज सकता है, सिर्फ एक बार के लिए। अगर उसको रिकंसीडर किया जाता है तब भी ठीक है, अगर नहीं किया जाता तो जो एडवाइस है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की वो बाइंडिंग होती है प्रेसिडेंट पे। यहां से हमारे आर्टिकल स्टार्ट हो रहे हैं। पहला है आर्टिकल 54, जो बताता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में। प्रेसिडेंट को इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज, जिसमें इंक्लूड करते हैं सबसे पहला इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। दूसरा है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। अभी इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट में देखा जाए तो आते हैं लोकसभा और राज्यसभा से। और लेजिस्लेटिव असेंबलीज की बात करें तो सारी स्टेट के जो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, और 2 यूटीज हैं हमारे पास जिनकी असेंबलीज है, तो वहां के मेंबर भी आते हैं, जैसे दिल्ली और पुडुचेरी। और यहाँ पे एक चीज और बताई गई है कि जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के या फिर असेंबलीज के, वो वोट नहीं करते हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में। यहाँ पर बताया गया है कि कौन कौन पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। जैसे नॉमिनेटेड मेंबर्स हो गए लोकसभा के, राज्यसभा के, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के। और आता है हमारे पास कि मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, चाहे वो इलेक्टेड हो चाहे नॉमिनेटेड, क्योंकि आप लोगों को पता है जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होती हैं वो हर एक स्टेट में अवेलेबल नहीं होती हैं। तो आप देख सकते हो कि कहाँ कहाँ है। जैसे बाई कैमरल लेजिस्लेचर की बात की गई यहाँ पे आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना, यूपी एंड जम्मू एंड कश्मीर। तो नॉमिनेटेड मेंबर हो गए जैसे यूटीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, वो भी पार्टिसिपेट नहीं करते। तो आगे हमारे पास बताया गया है कि अगर आपको आर्टिकल 54 को अच्छे से समझना है तो उसको लिंक करके देखो आर्टिकल 55 में, क्योंकि आर्टिकल 55 में हमने बता रखा है मैनर ऑफ इलेक्शन। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम इलेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे पहला है इनडायरेक्ट इलेक्शन होती है, ठीक है। सिस्टम कौन सा है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है। इसी का मेथड होता है आगे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और वोटिंग कैसे होती है? सीक्रेट बैलेट से। वैल्यू वोट्स की कैसे कंसीडर की जाती है?
आप देखो तो सबसे पहले जो एमएलएस की वोट होती है उसका वेटेज चेक किया जाता है, जो कि स्टेट पॉपुलेशन पे बेस करता है, जो कि 1971 के सेंसस के अनुसार होती है। फिर आती हैं वोट्स ऑफ एमपीज, जिनका वेटेज होता है ताकि जो हमारे पास टोटल एमएलए की वोट्स आई हैं उनसे बैलेंस करना। तो यहाँ पे फॉर्मूला भी बता रखा है फॉर वोट वैल्यू। सबसे पहला है एमएलए की वोट के लिए वही जो पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट उसको हम यहाँ पर लिखेंगे, नीचे डिवाइड करेंगे 1000 से इनटू जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमएलएज हैं स्टेट के। नेक्स्ट बताया है फॉर एमपीज वोट वैल्यू ऑफ ईच एमपीज वोट। जैसे टोटल वैल्यू हम लिखेंगे यहाँ पर एमएलए की वोट की जो वैल्यू आई होगी इस फॉर्मूले से हम यहाँ पे लिखेंगे, फिर इसको डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपीज से, तब हमारे पास एमपी की वोट का जो वेटेज है वो आ जाएगा। आगे आता है हमारे पास वोट काउंटिंग प्रोसेस। तो वोटिंग सिस्टम कौन सा यूज करते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। मेथड कौन सा होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और कैसे होती है, सीक्रेट बैलेट से। तो अंडरस्टैंडिंग सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, हर जो वोटर होता है चाहे वो एमपी है या एमएलए है, वो वोट एक कैंडिडेट के लिए नहीं करता है, मतलब वो रैंक करते हैं कैंडिडेट को इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। जब भी दिमाग में आए ना कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट की बात हो रही है तो याद रखना कि यहाँ पर बात हो रही है ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस की। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखो कि हमारे पास 4 कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, ए बी सी डी। तो पहले को मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस दे दी, दूसरे पर मैंने बी को प्रेफरेंस, थर्ड पे सी को प्रेफरेंस, ऐसे चलता जाता है। तो इसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। नेक्स्ट है हमारे पास वैल्यू ऑफ वोट्स। यहाँ पे बता रखा है कि कैसे वैल्यू को फिक्स किया जाता है। एमएलए की वोट का हमें पता है कि 1971 के सेंसस पे किया जाता है, और जो एमपी की वोट होती है वो टोटल एमएलए की वोट डिवाइडेड बाय टोटल जो इलेक्टेड एमपीज होते हैं उनसे डिवाइड कर दिया जाता है। तो नेक्स्ट हमारे पास है काउंटिंग ऑफ वोट्स, जहां पे प्रोसेस को बता रखा है कि सबसे पहले क्या होता है कि फर्स्ट प्रेफरेंस को काउंट किया जाता है। हर जो वोट है उसको मल्टीप्लाई किया जाता है उसकी वैल्यू के साथ, क्योंकि सभी का जो इक्वल वेटेज तो होता नहीं है। अगर किसी कैंडिडेट को 50% से ज्यादा जो वोट्स मिल जाती हैं, याद रखना टोटल वैलिड वोट्स की बात हो रही है यहाँ पे, टोटल वोट्स की नहीं, तो उसको इलेक्ट कर दिया जाता है इमीडिएटली। सेकंड सिनेरियो आता है हमारे पास कि अगर किसी को भी मेजोरिटी नहीं मिलती तो 50% + 1 जो सबसे लोएस्ट नंबर ऑफ फर्स्ट प्रेफरेंस होंगे उनको एलिमिनेट कर दिया जाता है। तो जो उनकी जो वोट्स होंगी उनको आगे ट्रांसफर कर दिया जाता है जो रिमेनिंग कैंडिडेट्स होते हैं अकॉर्डिंग टू जो उनकी सेकंड प्रेफरेंस उन्होंने मार्क कर रखी होती है। तो सेकंड एंड फर्दर राउंड्स में क्या होता है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर भी कोई इलेक्टेड नहीं होता है तो फिर से आगे क्या कर दिया जाता है कि ट्रांसफर कर दी जाती हैं वोट्स, और टोटल जो है उसको रिकैलकुलेट कर दिया जाता है। अगर फिर भी मेजोरिटी नहीं मिलती तो जो सबसे लोएस्ट कैंडिडेट होगा उसको फिर एलिमिनेट कर दिया जाता है। मतलब ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू चलती रहती है जब तक कि एक कैंडिडेट 50% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स को क्रॉस नहीं कर जाता। अभी जो कोटा कैलकुलेशन है, ये जो हमारा टोटल वैलिड वोट्स की बात होती है उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो यहाँ पर लिखेंगे टोटल वैल्यू ऑफ वैलिड वोट्स जो पोल की गई हैं डिवाइडेड बाय 2 + 1। तो यहाँ से जिसको कैंडिडेट को वोट्स कोटा के इक्वल या फिर इससे ज्यादा मिली हैं तो वो इलेक्ट कर लिया जाता है। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट की बात करें तो इसको कंडक्ट और सुपरवाइज कौन करवाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जो काउंटिंग होती है यूजुअली न्यू दिल्ली में होती है पार्लियामेंट हाउस में। तो जो रिटर्निंग ऑफिसर्स होते हैं उनको अपॉइंट करते हैं ईसीआई, जो अनाउंस करते हैं फाइनल रिजल्ट को। रिटर्निंग ऑफिसर में कोई भी जैसे बड़ी पोस्ट के ऑफिसर्स होते हैं उनको इंक्लूड किया जाता है, आईएएस भी हो सकते हैं समटाइम। तो जो विनर है उसको फॉर्मली डिक्लेयर कर दिया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और वेन्यू क्या होता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस का, पार्लियामेंट मेंबर्स के लिए पार्लियामेंट हाउस न्यू दिल्ली। अगर स्टेट लेजिस्लेचर मेंबर्स के हैं तो वहां पे स्टेट लेजिस्लेटिव सेक्रेटरीट में होता है। आगे आता है हमारे पास आर्टिकल 55 जो बताता है मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। यहाँ पे ये चीज बताई जाती है जो कि प्रेसिडेंट है उसको इलेक्ट कैसे किया जाता है। इलेक्शन होती है वही प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यूजिंग सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, सीक्रेट बैलेट से होती है, और ये एक तरह से इंश्योर करता है यूनिफॉर्मिटी बिटवीन स्टेट्स एंड द सेंटर, ताकि जो वोट्स हैं उनकी जो वैल्यू बेस करती है पॉपुलेशन पे। तो मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था कि जब हम वहां पे एक लाइन पढ़ी थी ना हमने कि अगर हमें आर्टिकल 54 को पढ़ना है तो हम इसको लिंक करेंगे आर्टिकल 55 से। तो यहाँ पर भी इलेक्शन के बारे में ही बता रखा है जो हम अभी पढ़ चुके हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है आर्टिकल 56 जो बताता है टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट 5 साल के लिए होता है। ये तब तक कंटिन्यू करते हैं जब तक दूसरा सक्सेसर वहां पे ना आ जाए। रिजाइन कर सकते हैं राइटिंग टू द वाइस प्रेसिडेंट।
रिमूव किया जा सकता है बाय इम्पीचमेंट अंडर आर्टिकल 61। इनको री इलेक्ट किया जा सकता है एनी नंबर ऑफ टाइम्स। फिर आता है हमारे पास आर्टिकल 57 जो कहता है एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन। ये अलाउ करता है री इलेक्शन को। अगर कोई इंसान एक बार प्रेसिडेंट बन जाता तो बार बार भी अगर वो री इलेक्शन के लिए खड़ा होता है तो कर सकता है, कोई लिमिट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 टर्म के लिए प्रेसिडेंट बने थे। तो यहाँ पर एक और चीज है कि जैसे आप यूएसए की बात करोगे तो वहां पर सिर्फ अगर आपको प्रेसिडेंट के लिए री इलेक्ट होना है तो आप 2 टर्म के लिए ही हो सकते हो। हमारे यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, बट यूएसए में लिमिट लगा रखी है। फिर आता है आर्टिकल 58 जो बताता है क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट। सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, एटलीस्ट उनकी एज 35 ईयर्स होनी चाहिए और मस्ट बी क्वालिफाइड टू अ मेंबर ऑफ लोकसभा। लोकसभा का मेंबर बनने के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए। उनके पास कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की बात करें तो कोई सैलराइड गवर्नमेंट पोस्ट जहां से उन्हें पैसा आता हो, तो वो नहीं होना चाहिए उनके पास। फिर आता है आर्टिकल 59 जो बताता है कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस। यहाँ पे वो रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस को मेंशन कर रखा होता है जो कि प्रेसिडेंट के टर्म के टाइम चलती हैं। वही कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड कर सकते या फिर मेंबर नहीं रह सकते पार्लियामेंट के या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के। अगर वो इलेक्ट हो जाते हैं प्रेसिडेंट के लिए तो उन्हें वो सीट है जो छोड़नी पड़ती है। तो इनका जो ऑफिशियल रेजिडेंस होता है वो राष्ट्रपति भवन होता है। इन्हीं वहीं पर सारे अलाउंसेज इमोलमेंट्स दिए जाते हैं और जो प्रिविलेजेस भी इन्हें कुछ मिलते हैं, सब कुछ डिसाइड कौन करता है? पार्लियामेंट। सैलरी है उससे रिड्यूस नहीं किया जा सकता ड्यूरिंग द टर्म, बट एक्सेप्शन दे रखी है जब फाइनेंशियल इमरजेंसी लग गई हो तब उनकी जो सैलरी है रिड्यूस की जा सकती है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 60 जो कहता है ओथ और अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट। जब वो इलेक्ट होते हैं एज अ प्रेसिडेंट तो ऑफिस में एंटर करने से पहले उन्हें ओथ लेनी पड़ती है, जिसको एडमिनिस्टर कौन करता है? सीजीआई या फिर कोई सीनियर मोस्ट जज हो जो अवेलेबल हो। तो प्रेसिडेंट वहां पे स्वीयर करते हैं कि मैं प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड करूंगा अपने कॉन्स्टिट्यूशन को और जो फेथफुली एक तरह से लॉयल्टी से मैं डिस्चार्ज करूंगा अपनी सारी ड्यूटीज को। जो ओथ के वर्ड्स हैं वो लिखे गए हैं 3rd शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। हमने शेड्यूल्स वाले चैप्टर में भी पढ़ा था। नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल 61 जो कहता है प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। ये बताता है कि प्रेसिडेंट को कैसे रिमूव किया जाता है, बट सिर्फ एक ग्राउंड पे ही किया जाता है, वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को वायोलेट किया है तब उनकी इम्पीचमेंट प्रोसेस शुरू होती है। ये एक तरह से क्वासी जुडिशियल प्रोसेस कहते हैं कि क्योंकि पार्टली ये पॉलिटिकल होती है और पार्टली लीगल होती है। स्टेप्स में लिखा है यहाँ पे, सबसे पहला स्टेप होता है कि इनिशिएशन ऑफ मोशन किसी भी हाउस में स्टार्ट किया जा सकता है। तो सेकंड स्टेप है नोटिस भेजना। रिटर्न नोटिस होता है जिसको साइन करना पड़ता है एटलीस्ट 1/4 ऑफ द मेंबर्स ऑफ दैट हाउस जहां पे इनिशिएशन किया है आपने मोशन को पास करके। थर्ड आता है एडमिटिंग द मोशन। 14 दिन का जो नोटिस है वो प्रेसिडेंट को भी देना पड़ता है। फिर क्या होता है, फर्स्ट हाउस है जो यहाँ पर आपने मोशन डाला था तो वहां पे वोटिंग होती है। मोशन को पास करना पड़ता है 2/3 मेजोरिटी के साथ जितनी टोटल मेंबरशिप है। फिर जो क्या होता है, जब वहां से मोशन पास हो जाता है तो इन्वेस्टिगेशन करता है सेकंड हाउस। तो वो इन्वेस्टिगेट करते हैं चार्जेस। प्रेसिडेंट वहां पे अपीयर हो सकते हैं और खुद को डिफेंड कर सकते हैं। फाइनल डिसीजन की बात करें, अगर सेकंड हाउस भी पास कर देता है मोशन को बाय 2/3 मेजोरिटी तो प्रेसिडेंट को रिमूव कर दिया जाता है ऑफिस से। अब यहाँ पर मैंने एक शॉर्ट में समरी लिखी है, जैसे हमारे आर्टिकल्स हैं। तो जैसे 54 में हमने पढ़ा इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में। की पॉइंट्स की बात करें तो इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमएलए। 55 में बताया गया है मैनर ऑफ इलेक्शन, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और सीक्रेट बैलेट। टर्म की बात करें तो 5 ईयर्स। फिर आता है 57 में री इलेक्शन, मतलब एलिजिबल है अगेन एंड अगेन। क्वालिफिकेशन की बात करें तो वो सिटीजन होने चाहिए, 35 ईयर एज होनी चाहिए एटलीस्ट। लोकसभा एलिजिबल होने चाहिए और उनके पास कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल 59 जो कहता है कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि उनके पास कोई और अदर पोस्ट नहीं होगी, उनकी जो सैलरी है वो फिक्स होगी। 60 में बताया गया है ओथ के बारे में, जहां पर प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड करना कॉन्स्टिट्यूशन को ये बताया गया है। 61 में आता है इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, जहां पर बताते हैं कि रिमूवल फॉर वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होता है, 2/3 मेजोरिटी से, जो अभी हम पढ़ के भी आए थे। प्रेसिडेंट के पास अभी कुछ वीटो पावर्स भी होती हैं जो हमारे आर्टिकल 111 में दे रखी हैं कॉन्स्टिट्यूशन में।
जब कोई भी बिल को पास किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा तो जो प्रेसिडेंट है वो अपना एसेंट दे सकते हैं, चाहे विद होल्ड कर सकते हैं या फिर इसको रिटर्न कर सकते हैं। बट जो एक्सेप्शन है मनी बिल है, मतलब मनी बिल को रिटर्न नहीं कर सकते। इन सभी को बोला जाता है वीटो पावर, मतलब जो पावर होती है टू से नो टू बिल। और ये 4 तरह की होती है, एब्सोल्यूट, सस्पेंसिव, पॉकेट वीटो और क्वालिफाइड वीटो। सबसे पहले हमारे पास एब्सोल्यूट वीटो, जो हमें बताती है कि जो प्रेसिडेंट है वो रिजेक्ट कर सकता है बिल को कंप्लीटली। अगर रिजेक्ट कर दिया एक बार में तो ये दोबारा लॉ नहीं बनता है। ये 2 केसेस में यूज किया जाता है, जैसे आप देखो तो फॉर प्राइवेट मेंबर्स बिल्स जो कि इंट्रोड्यूस करते हैं एमपीज। दूसरा किया जाता है ये फॉर गवर्नमेंट बिल्स, जब जो कैबिनेट है इटसेल्फ फॉल्स बिफोर प्रेसिडेंट्स एसेंट, मतलब जो कैबिनेट है वो एक तरह से डिसॉल्व हो जाती है, उसको भंग कर दिया जाता है बिफोर प्रेसिडेंट के एसेंट से पहले ही। और जो नई गवर्नमेंट होती है वो एडवाइस कर दे कि इसको अप्रूव मत कीजिएगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो 1954 में क्या हुआ था कि जो प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद थे तो उन्होंने विदहेल्ड कर लिया था एसेंट, जो कि पेप्सो अप्रोप्रिएशन बिल से रिलेट करता था। फिर 1991 में देखा जाए तो प्रेसिडेंट आर वेंकटरमन थे, उन्होंने विदहेल्ड कर लिया था एसेंट जो रिलेटेड था सैलरी अलाउंसेस एंड पेंशंस ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अमेंडमेंट बिल से। सेकंड आता है हमारे पास सस्पेंसिव वीटो, जो बताता है कि पावर टू रिटर्न अ बिल, एक्सेप्शन मनी बिल। ठीक है, मनी बिल को नहीं कर सकते। मतलब यहाँ पे सस्पेंसिव वीटो में अगर देखा जाए तो रिकंसीडरेशन के लिए प्रेसिडेंट वापस भेज देता है बिल को। अगर पार्लियामेंट ने दोबारा पास कर दिया, चाहे उसने चेंज किया उसमें चाहे नहीं किया, तो जो प्रेसिडेंट है उसे अपना एसेंट देना ही पड़ता है और ये एप्लीकेबल नहीं है मनी बिल को। फिर आता है थर्ड वन हमारे पास पॉकेट वीटो, जहां पर बताया गया है कि जो प्रेसिडेंट है कोई भी एक्शन नहीं लेता, अपने पास बिल रख लेते हैं उसको पेंडिंग में। तो कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे ना कोई भी टाइम लिमिट नहीं बताता है, तो ये वीटो एक पॉसिबल है। तो एग्जाम्पल के तौर पर देखोगे अगर प्रेसिडेंट ज़ैल सिंह 1986 में, तो उन्होंने इस चीज को यूज किया था किस बिल के लिए, इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल के लिए। ये एप्लीकेबल नहीं होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स में, तो उसको तो साइन करना ही। आता है हमारे पास क्वालिफाइड वीटो, ये एक तरह की वीटो पावर है जहां पर जो लेजिस्लेचर है वो ओवरराइड कर सकती है प्रेसिडेंट की वीटो पावर को। लेजिस्लेचर कौन होती है, लॉ मेकिंग बॉडी, जो ओवरराइड कर सकती है प्रेसिडेंट की वीटो पावर को। अभी ये क्या है, ये हमारे इंडिया में पॉसिबल नहीं है, ये यूएसए में होती है। हमारे इंडिया में सिर्फ हमारे पास 3 ही हैं, कौन कौन सी, एब्सोल्यूट, सस्पेंसिव और पॉकेट वीटो। तो आगे आते हैं हमारे पास कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट बिल्स जिनमें सबसे पहले प्रेसिडेंट के अप्रूवल की जरूरत पड़ती है। तो पहला है मनी बिल, जो आता है आर्टिकल 110 में। इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है ओनली इन लोकसभा और ओनली विद द प्रेसिडेंट्स रिकमेंडेशन। अगर प्रेसिडेंट रेकमेंड करते हैं तभी ये बिल आगे जाता है। आगे है हमारे पास फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2, जो कि आता है आर्टिकल 117 में। ये डील करता है टैक्सेशन और एक्सपेंडिचर से, और यहां पर भी प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए होती है प्रेसिडेंट की। थर्ड वन है बिल ऑफ स्टेट। थर्ड वन है हमारे पास बिल फॉर फॉर्मेशन और अल्टरेशन ऑफ स्टेट्स। ये आता है आर्टिकल 3 में। ऑब्वियस सी बात है, आपको पता ही है कि जो प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन है इंट्रोड्यूस करने से पहले चाहिए ही होती है। फिर आता है बिल फॉर क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, जो हमारी आती है आर्टिकल 312 में। ये भी इंट्रोड्यूस की जाती है प्रेसिडेंट के अप्रूवल से। नेक्स्ट है बिल रिस्ट्रिक्टिंग फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, जो आता है आर्टिकल 304 में, जहां पर भी प्रेसिडेंट की प्रायर सैंक्शन की जरूरत पड़ती है। अब कुछ पावर्स होती हैं और फंक्शंस होते हैं प्रेसिडेंट के। तो सबसे पहली है हमारे पास एग्जीक्यूटिव पावर। जो सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं वो प्रेसिडेंट के पास होती हैं। वो एक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली या फिर अपने ऑफिसर्स या फिर मिनिस्टर्स के द्वारा। सुप्रीम कमांडर बोला जाता है उन्हें डिफेंस फोर्सेस का। ये अपॉइंट करते हैं पीएम को और उनके मिनिस्टर्स को, मतलब डायरेक्टली तो अपॉइंट नहीं करते हैं, बट एक कन्वेंशन है कि अपॉइंटमेंट जो की जाती है वो प्रेसिडेंट के वाया ही की जाती है। अभी जैसे अपॉइंटमेंट है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सीएजी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, यूपीएससी मेंबर्स हो गए, गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स, फाइनेंस कमीशन मेंबर्स। इन सभी की जो मेन लोग हैं उनकी जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट करता है। और ये कुछ सर्टेन जो ऑफिशियल्स हैं उन्हें रिमूव भी कर सकते हैं। अपॉइंट कर सकते हैं कमीशन, ताकि जो एससी एसटी ओबीसीज हैं उनकी जो कंडीशन है उसके बारे में स्टडी की जा सके। डिक्लेयर कर सकते हैं किसी एरिया को शेड्यूल्ड एरिया, और एडमिनिस्टर कर सकते हैं किसी यूटी को डायरेक्टली। तो ये भी पावर इनके पास होती है। अपॉइंट कर सकते हैं किसी इंटर स्टेट काउंसिल को अंडर आर्टिकल 263, ताकि प्रमोट कर सके जो सेंटर और स्टेट का कोऑपरेशन है।
फिर आती है हमारे पास लेजिस्लेटिव पावर, जहां पे क्या बताया गया कि जो प्रेसिडेंट है वो पार्लियामेंट का इंटीग्रल पार्ट होता है। ये समन कर सकते हैं, प्रोरोग और डिसॉल्व कर सकते हैं लोकसभा को। ये जो यहाँ पे टर्म्स मेंशन कर रखी हैं, ये तीनों टर्म्स, तो इसके बारे में काफी मैंने डिफाइन में बता रखा है जब हम हमारी पार्लियामेंट वाली वीडियो में कवर करेंगे। तो अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो कि ये जो सारी पावर्स हैं वो लेजिस्लेटिव में आती हैं। तो नेक्स्ट है एड्रेसेस पार्लियामेंट एट द स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट सेशन। जब जनरल इलेक्शंस होती हैं तो एड्रेस करना पार्लियामेंट को। नॉमिनेट कर सकते हैं 12 मेंबर्स को राज्यसभा में। अपना एसेंट देना बिल्स को जो कि पार्लियामेंट ने पास कर रखे हैं, या फिर विदहोल्ड करना या फिर रिटर्न करना, जो हमने हमारी वीटो पावर्स में भी पढ़ा था। इशू कर सकते हैं ऑर्डिनेंसेस जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती है, जो आता है आर्टिकल 123 में, और ये वैलिड होता है 6 मंथ्स और 6 वीक्स के लिए। आगे हमारे पास की जो ये रिपोर्ट्स होती हैं, फाइनेंस कमीशन, यूपीएससी, सीएजी, ये सारी तरह की जो रिपोर्ट्स हैं वो पार्लियामेंट में सबमिट करवानी होती हैं। आगे है बिल्स जो रिक्वायर करते हैं प्रेसिडेंशियल रिकमेंडेशन, जैसे नई स्टेट्स बनाना, मनी बिल के बारे में है, फाइनेंशियल बिल के बारे में है, या फिर वो बिल जहां पे एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व करता है फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। आगे आता है हमारे पास फाइनेंशियल पावर्स से पहला है नो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड। पार्लियामेंट में नहीं किया जा सकता जब तक प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन नहीं होती है। एनुअल बजट होता है जो आता है आर्टिकल 112 में, इसको प्रेजेंट किया जाता है इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। कैन मेक एडवांसेस फ्रॉम द कंटिजेंसी ऑफ फंड ऑफ इंडिया, अगर कोई हमारे कंट्री में अर्जेंट नीड अराइज हो जाती है। ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं फाइनेंस कमीशन को हर 5 साल के बाद। और आगे है कि ये कोई भी जो डिमांड है, नो डिमांड फॉर अ ग्रांट, वो नहीं बनाई जा सकती जब तक कि प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन ना हो। आगे है हमारे पास जुडिशियल पावर्स, जहां पे बताया गया है कि ये चीफ जस्टिस और जो अदर जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, उन्हें अपॉइंट करते हैं। इनके पास पावर होती है पार्डन, रिप्रीव, रिस्पाइट, रिमिशन और कम्यूटेशन ऑफ पनिशमेंट। अगर कोई इंसान कोई क्राइम करता है तो इनके पास उन्हें माफ करने की पावर होती है, जो भी हमारे पास 5 तरह की होती है अंडर आर्टिकल 72। इसके बारे में आगे पढ़ने वाले हैं। ये एडवाइस ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से किसी भी लीगल मैटर पे अंडर आर्टिकल 143। ये जो पावर है सारी कोर्ट्स और इंक्लूडिंग मिलिट्री कोर्ट्स और डेथ सेंटेंस केसेस के लिए होती है, जो जुडिशरी पावर दी गई है। फिर आता है हमारे पास डिप्लोमेटिक पावर्स, जहां पे क्या हम जो प्रेसिडेंट है वो एक तरह से इंडिया को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करता है। ट्रीटी साइन करना है, एग्रीमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया। वो बात अलग है कि पार्लियामेंट का अप्रूवल भी वहां पर चाहिए होता है, बट एक तरह से ये डिप्लोमेटिक पावर में कंसीडर किया जाता है। थर्ड है रिसीव करना, कोई फॉरेन डिप्लोमेट आ रहा है या फिर हमारे इंडियन एम्बेसडर या फिर हाई कमिश्नर्स को बाहर भेजना है, तो इन सभी से जो डील करते हैं वो हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। आगे है हमारे पास मिलिट्री पावर, जैसे बताया था कि डिफेंस फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर होते हैं। डिक्लेयर कर सकते हैं वॉर, मेक पीस, बट ओनली विद द पार्लियामेंट्स अप्रूवल। अपॉइंट कर सकते हैं चीफ ऑफ द आर्मी को, नेवी और एयरफोर्स। आगे है हमारे पास यहाँ पर 3 तरह की जो इमरजेंसीज हैं उन्हें बताया गया है। सबसे पहली है नेशनल इमरजेंसी, जो आती है आर्टिकल 352 में, मतलब कोई वॉर है, एक्सटर्नल एग्रेशन या फिर आर्म्ड रिवेलियन, तो वहां पर कैबिनेट के जो रिटर्न एडवाइस है उसकी जरूरत पड़ती है और पार्लियामेंट का अप्रूवल 1 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट आता है स्टेट इमरजेंसी, जहां पे प्रेसिडेंट रूल की बात की जाती है, वो है आर्टिकल 356। जब स्टेट गवर्नमेंट की मशीनरी फेल हो जाए, अनेबल हो वो काम करने से, मतलब उनसे जो स्टेट है उसका जो सारा नेक्स्ट आता है हमारे पास स्टेट इमरजेंसी, जिसको हम प्रेसिडेंट्स रूल कहते हैं, आता है आर्टिकल 356 में। मतलब ये तब लगाई जाती है जब स्टेट गवर्नमेंट मशीनरी फेल हो जाती है और ये अप्रूव होनी चाहिए पार्लियामेंट के द्वारा विद इन 2 मंथ्स। थर्ड आती है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो होती है आर्टिकल 360 के तहत। ये जब हमारे देश में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एक तरह से थ्रेट बन जाए, ये तब लगाई जाती है। ये भी अप्रूव होनी चाहिए पार्लियामेंट से विद इन 2 मंथ्स। ये अभी तक हमारे देश में एनफोर्स कभी नहीं की गई है फाइनेंशियल इमरजेंसी। आगे आता है हमारे पास पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट के पास अथॉरिटी होती है किसी को माफ करना या फिर उसकी पनिशमेंट को रिड्यूस कर देना। यहां पर डिफाइन की गई है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, जैसे आर्टिकल 72 में, मतलब किन किन केसेस में जो पार्डन ग्रांट की जा सकती है। वो केसेस जहां पे जो पनिशमेंट है बाया कोर्ट मार्शल दी जाती है, मतलब मिलिट्री कोर्ट की बात हो रही हो, या फिर जो केसेस अंडर यूनियन लॉ आते हैं। थर्ड वन है वो केसेस जिसमें डेथ सेंटेंस इन्वॉल्व होता है, चाहे वो स्टेट लॉ के अंडर ही क्यों ना आते हो। तो यहां पर मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से लिखा है, आप देख सकते हो। सबसे पहला है पार्डन,
कंप्लीटली माफ कर देना कि किसी ने कोई क्राइम किया था उसे बिल्कुल ही माफ कर दिया गया, और रिमूव कर देना उसका जो सेंटेंस था, उसको जो सजा मिली थी और उस पर जो इल्जाम लगे थे। तो इफेक्ट क्या पड़ता है, जो पर्सन होता है वो बिल्कुल फ्री हो जाता है और जो उसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं सभी को वहीं पे खत्म कर दिया जाता है। सेकंड आता है कम्यूटेशन, मतलब पनिशमेंट को लेस सीवियर में चेंज कर देना। एग्जाम्पल, डेथ की दे रखी थी, ठीक है पनिशमेंट, उसको लाइफ इम्प्रीजनमेंट में चेंज कर दिया गया। नेक्स्ट आता है रिमिशन, जिसका मतलब होता है रिड्यूस कर देना पीरियड ऑफ सेंटेंस को, बट जो मतलब पनिशमेंट है उसका नेचर चेंज नहीं करना। मतलब 10 साल की थी पनिशमेंट मिली तो उसको 5 साल में चेंज कर देना। फिर आता है रिस्पाइट, रिड्यूस कर देना पनिशमेंट को अगर कोई स्पेशल रीजन है, मतलब जैसे कोई प्रेगनेंसी है, इलनेस है या फिर ओल्ड एज है, तो उसको बोलते हैं रिस्पाइट। डेथ सेंटेंस था, लाइफ इम्प्रीजनमेंट देती किसी प्रेग्नेंट वुमेन को। फिर आता है रिप्रीव, जो कि टेम्पररी डिले कर देना किसी की एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस को, मतलब स्पेशली अगर बात डेथ की हो रही हो तो उन्हें टाइम मिल जाता है अपील डालने के लिए और मर्सी पिटिशन के लिए। यहाँ पे जो क्या दे रखा है कि एग्जीक्यूशन को पोस्टपोन कर देते हैं। तो ये मैंने जो हाईलाइट कर रखे हैं, अगर इनको ही याद कर लोगे तब भी आपको ये सारी पार्डनिंग पावर याद रह जाएगी। आगे आता है हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स जो कि पार्डनिंग और पावर ऑफ द प्रेसिडेंट पे बेस करती हैं। सबसे पहला केस आया था केहर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1989। तो जो केहर सिंह थे तो वो इन्वॉल्व थे असैसिनेशन ऑफ पीएम इंदिरा गांधी, तो वो मर्सी पिटीशन फाइल करते हैं प्रेसिडेंट को। तो जजमेंट क्या आती है, जो सुप्रीम कोर्ट है इस चीज को रिजेक्ट कर देती है। वो कहते हैं कि जो डेथ सेंटेंस है वो वैसा ही रहेगा और मर्सी पिटीशन को रिजेक्ट किया जाएगा। तो इसमें कोर्ट कहती है कि ठीक है प्रेसिडेंट है तो आप चेक कर सकते हो पूरे होल केस को जब आप डिसाइड कर रहे हो मर्सी पिटीशन के बारे में, बट कोर्ट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है चेक करना कि जो प्रेसिडेंट डिसीजन ले रहा है वो अनफेयर तो नहीं है या फिर कोई बैड इंटेंशन तो नहीं है इस चीज के पीछे। तो अगर इस केस की बात की जाए तो इसमें तो कुछ ऐसा गलत है ही नहीं, तो कोर्ट है जो उनकी एग्जीक्यूशन को नहीं रोकेगी। तो सेकंड हमारे पास आता है मारूराम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980। तो इस केस में क्या बताया गया था, रिमिशन और पार्डनिंग पावर्स जो आती हैं आर्टिकल 72 और 161 के अंडर, प्रेसिडेंट और गवर्नर की बात हो रही है। तो यहाँ पे इस केस में जजमेंट क्या आई थी कि ये जो प्रेसिडेंट और गवर्नर है ये दोनों को एक्ट करना पड़ेगा जो एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की होगी। आप इसको इंडिपेंडेंटली अप्लाई नहीं कर सकते, ना ही आप इसको अपनी पर्सनल डिस्क्रिप्शन पे अप्लाई कर सकते हो। आप बाउंड होते हो एक तरह से मिनिस्ट्रियल एडवाइस से। थर्ड वन है हमारे पास सीपुरु सुधाकर वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश 2006। तो यहाँ पे जो मर्सी थी वो ग्रांट की गई एक तरह से, अगर आप देख सकते हो आर्बिट्ररली टू अ पर्सन जिसने कि बहुत ज्यादा सीरियस क्राइम किया था। तो यहाँ पर इसकी जजमेंट आती है कि जो प्रेसिडेंट गवर्नर है आपके पास जो क्लीमेंसी पावर है, क्लीमेंसी पावर होती है मर्सी या कह सकते हो फॉरगिवनेस पावर। क्लीमेंसी पावर मतलब मर्सी या फॉरगिवनेस दिखाना प्रेसिडेंट और गवर्नर के द्वारा किसी पर्सन के रिलेटेड जिसने कोई सीरियस क्राइम किया हो। तो जजमेंट में क्या बताया गया कि जुडिशियल रिव्यू है वो भी हो सकता है अगर हमें ये लगता है मॉडिफाइड इंटेंशन, मतलब कोई बैड और डिसऑनेस्ट इंटेंशन है आपका इन चीजों के पीछे, या फिर नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड, मतलब आप पूरे तरीके से सोच नहीं पा रहे, आपने केस को चेक ही नहीं किया अच्छे से। थर्ड है इररेलेवेंट और एक्स्ट्रानियस कंसीडरेशन, वो रीजंस को यूज करना जिनका कोई लेना देना है ही नहीं केस के साथ। फोर्थ वन है डिस्क्रिमिनेशन और आर्बिट्रेरीनेस, किसी को ऐसे अनफेयरली ट्रीट करना और जाके किसी विदाउट प्रॉपर रीजन से। अब यहाँ पे क्या है, इस केस से हमें यह भी पता चलता है जो क्लीमेंसी पावर है वो एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब लिमिटेड है, क्योंकि आपको पता है हर चीज में पावर एब्सोल्यूट होती नहीं है। तो ये एक तरह से उन्होंने कहा कि फेयरली और रीजनेबली ही यूज कर सकते हैं। आगे आता है हमारे पास आर्टिकल 123 जहां पर बताया रखा है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती है तो एक तरह से इमीडिएट लॉ की जरूरत पड़ जाए तो जो प्रेसिडेंट है वो इश्यू कर सकते हैं ऑर्डिनेंस को। ऑर्डिनेंस क्या होता है, एक तरह से आप कह सकते हो टेम्पररी लॉ। ये भी मतलब जो ऑर्डिनेंसेस होते हैं इनकी भी एक तरह से आप दे सकते हो कि वैल्यू सेम लॉ की तरह ही होती है। कौन कर सकता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कब की जाती है, जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती है, चाहे वो लोकसभा हो राज्यसभा या फिर दोनों हो। किसकी एडवाइस होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, जिसको हेड किया जाता है पीएम के द्वारा। और पर्पस क्या होता है, जब कोई अर्जेंट सिचुएशन आ जाए उसे हैंडल करना। और इसकी जो वैलिडिटी होती है अगर उसकी बात करें तो इसको अप्रूव किया जाना चाहिए पार्लियामेंट के द्वारा विद इन 6 वीक्स ऑफ द रीअसेंबली। अगर अप्रूव नहीं होती है तो इसको रोका जा सकता है ऑपरेट करने से।
प्रेसिडेंट है, कभी भी इसे विदड्रॉ कर सकते हैं अप्रूवल से पहले भी। व्हेन द प्रेसिडेंट यूजेस डिस्क्रिएशन, प्रेसिडेंट के पास बहुत सारी ऐसी पावर्स होती हैं, मतलब जहां पे वो इंडिपेंडेंटली एक्ट कर सकता है। तो मतलब ये मेजरली वैसे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी गई हैं, पर वैसे अगर आप देखो तो कन्वेंशन के अनुसार होती हैं। डिस्क्रिएशन मतलब फ्रीडम टू मेक अ डिसीजन। लिख देती हूं आपके लिए, इजी हो जाएगा। तो सबसे पहला आता है हमारे पास नो क्लियर मेजोरिटी आफ्टर लोकसभा इलेक्शंस। जो प्रेसिडेंट है वो डिसाइड करता है कि अगर किसी की भी क्लियर मेजोरिटी नहीं है लोकसभा इलेक्शन में, तब वो खुद इनवाइट करेंगे किसी भी पर्सन को कि अपनी मेजोरिटी प्रूव करो। सेकंड है जब पीएम लूजेज मेजोरिटी। अभी मान लीजिए कि कोई किसी को उन्होंने डिसाइड किया कि ठीक है इस इंसान को जो पीएम बनाया जाएगा, अगर उनकी जो मेजोरिटी है वहां पे पूरी नहीं पड़ती है तो उन्हें और वो रिफ्यूज कर देते हैं रिजाइन करने के लिए, तो प्रेसिडेंट खुद ही डिसमिस कर सकते हैं उस पीएम को। वैसे ऐसा कुछ होता नहीं है, जब पता है कि पीएम अपनी मेजोरिटी उसकी, वैसे इस चीज में ऐसा कुछ होता नहीं है। जब लूज कर जाता है वो मेजोरिटी तो ऑटोमेटिकली वो डिसमिस हो ही जाते हैं। थर्ड वन है डिसॉल्विंग लोकसभा। तो जो प्रेसिडेंट है वो डिसाइड करते हैं कि डिसॉल्व करना है लोकसभा को या फिर अलाउ करना है किसी और पार्टी को कि अपनी गवर्नमेंट बना सके। फोर्थ है रिटर्न ऑफ अ बिल सस्पेंसिव वीटो। अंडर आर्टिकल 111 तो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, रिटर्न कर सकता है किसी भी नॉन मनी बिल को कि रिकंसीडर किया जाए इसको। आगे है आस्किंग फॉर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पीएम। कभी भी पीएम से कह सकता है कि मुझे इस चीज के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो कि आता है आर्टिकल 78 के अंडर, जहां पर रिपोर्ट्स की बात होती है या फिर डिटेल चाहिए होती है किसी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। आगे है व्हेन एक्टिंग एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ड्यूरिंग अ क्राइसिस। वहां पर डिस्क्रिशनरी पावर वो यूज कर सकते हैं। मान लीजिए कि कोई भी देश में ऐसा क्राइसिस आ गया तो वहां पर प्रेसिडेंट को ही डील करना पड़ेगा। जैसे आप कह सकते हो प्रेसिडेंट्स रूल जो आता है आर्टिकल 356 में, तो वो डायरेक्टली एक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस, मतलब मैंने आपको बताया ही था। नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस। यहां पर लिखा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्लियरली मेंशन नहीं करता डिस्क्रिशनरी पावर्स को, बताया था। ये एग्जिस्ट करती हैं कन्वेंशन से और इनको प्रैक्टिस किया जाता है पार्लियामेंट्री सिस्टम, मतलब चलती आ रही है तब से। कन्वेंशन की बात करें तो आप कह सकते हो अनरिटन रूल्स होते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें तो 1989 में जो प्रेसिडेंट आर वेंकटा रमन थे, उन्होंने इन्वाइट किया था वीपी सिंह को ताकि वो अपनी गवर्नमेंट बना सके, मतलब अपनी मेजोरिटी को प्रूव कर सके, बट वहां पर क्लियर मेजोरिटी नहीं थी। 1996 में प्रेसिडेंट शंकर दयाल शर्मा इनवाइट करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी को कि वो अपनी गवर्नमेंट बनाए, क्योंकि वो लार्जेस्ट पार्टी थी। फिर आता है 1999 में जो प्रेसिडेंट है के आर नारायणन, वो कहते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी को कि अपनी मेजोरिटी प्रूव करो। ये एक तरह से आप कह सकते हो कि एग्जाम्पल्स हैं वाइस डिस्क्रिशन की। है बेसिस ऑफ डिफरेंस, मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए की इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला है सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का, जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम हमारे इंडिया में। प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए की बात करें तो वहां पर चलता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम। अभी ये पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने क्यों अडॉप्ट किया था, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स का रूल था तब वो लोग पार्लियामेंट्री सिस्टम को फॉलो करते थे। तो हमारे देश के जैसे बड़े बड़े नेता थे तो उन्होंने कहा कि हमारे जो इंडियंस हैं उनके लिए इस चीज को समझना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। बट अगर हम बात करें कि यहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम ले आए तो वो चीज उन्हें बहुत ज्यादा मुश्किल लगेगी। तो सेकंड है नेचर ऑफ हेड। तो ये जो प्रेसिडेंट होता है नॉमिनल हेड होता है, यहाँ पे रियल पावर कहाँ पे होती है, पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास। बट यहाँ पे क्या होता है, यही रियल एग्जैक्ट
यहाँ पर है बेसिस ऑफ डिफरेंस, मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए की इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला है सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का, जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम हमारे इंडिया में। प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए की बात करें तो वहां पर चलता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम। अभी ये पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने क्यों अडॉप्ट किया था, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स का रूल था तब वो लोग पार्लियामेंट्री सिस्टम को फॉलो करते थे। तो हमारे देश के जैसे बड़े बड़े नेता थे तो उन्होंने कहा कि हमारे जो इंडियंस हैं उनके लिए इस चीज को समझना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। बट अगर हम बात करें कि यहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम ले आए तो वो चीज उन्हें बहुत ज्यादा मुश्किल लगेगी। तो सेकंड है नेचर ऑफ हेड। तो ये जो प्रेसिडेंट होता है नॉमिनल हेड होता है। यहाँ पे रियल पावर कहाँ पे होती है, पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास। बट यहाँ पे क्या होता है, यही रियल एग्जीक्यूटिव हेड होता है, बोथ हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब उनके पास ही रियल पावर एग्जिस्ट करती है। इलेक्शन की बात करें तो ये इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं, ये किए जाते हैं डायरेक्टली इलेक्ट। टेन्योर 5 इयर्स का होता है और ये एलिजिबल होते हैं री इलेक्शन के लिए। यहाँ पे होता है 4 इयर्स और ये एलिजिबल हो सकते हैं री इलेक्शन के लिए बट मैक्सिमम 2 टर्म्स के लिए। पावर्स की बात करें तो ये एक्ट करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। पावर यूएस प्रेसिडेंट की बात करें तो इनके पास तो रियल एग्जीक्यूटिव पावर होती ही है। नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, जो आती है पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास। यहाँ पे डायरेक्टली प्रेसिडेंट के पास ही होती है, यहाँ पे कोई सेपरेट पीएम की बात नहीं होती है। नेक्स्ट है कैबिनेट फॉर्मेशन। पीएम और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो पार्लियामेंट से आते हैं और यहाँ पे कैबिनेट फॉर्मेशन की बात करें तो जो पर्सनली प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। आगे है रिलेशन विद द लेजिस्लेचर। प्रेसिडेंट पार्ट होता है पार्लियामेंट का, डिसॉल्व कर सकता है लोकसभा को, बट ये यूएस से प्रेसिडेंट है वो पार्ट नहीं होता है, ना ही डिसॉल्व कर सकता है। इम्पीचमेंट की बात करें तो किया जा सकता है अगर कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करते हो। यहाँ पे ट्रेजन, ब्राइबरी और चाहे हाई क्राइम्स हो तब उन्हें इम्पीच किया जाता है। फिर आता है वीटो पावर्स। हमारे पास है एब्सोल्यूट, सस्पेंसिव और पॉकेट। यहाँ पे होता है उनके पास एब्सोल्यूट और क्वालिफाइड वीटो। नेक्स्ट है वॉर एंड ट्रीटीज। डिक्लेयर करना वॉर और पीस ये पार्लियामेंट के अप्रूवल से चलता है, बट जो प्रेसिडेंट है यहाँ पे वो डिक्लेयर कर सकते हैं वॉर को और ट्रीटीज को इंडिपेंडेंटली साइन कर सकते हैं, बट इसमें भी क्या होता है सेनेट अप्रूवल चाहिए होता है। रोल इन लॉ मेकिंग, रिटर्न कर सकते हैं बिल्स को, सम्मन कर सकते हैं सेशंस और इशू कर सकते हैं ऑर्डिनेंसेस को। यहाँ पे ये भी इनके पास भी पावर होती है वीटो बिल्स की, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स की और प्रपोज करना लॉज को। नेक्स्ट है रोल इन जुडिशरी। ये जजेस को अपॉइंट करते हैं और पार्डनिंग पावर होती है अंडर आर्टिकल 72। इनके पास भी पावर होती है जजेस को डायरेक्टली अपॉइंट करने की विद सेनेट अप्रूवल, और पार्डनिंग पावर भी एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है स्टेटस, जो बताता है कि ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सेरेमोनियल और सिंबॉलिक हेड है और जो प्रेसिडेंट ऑफ यूएस से हैं वो रियल हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा लास्ट टॉपिक, जो कि है रिपोर्ट्स एंड स्टेटमेंट्स लेड बाय द प्रेसिडेंट बिफोर पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट में कौन कौन सी रिपोर्ट्स है जो सबमिट करवाई जाती हैं और उन पे प्रेसिडेंट का एक तरह से चेक रहता है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो बजट आता है हमारा आर्टिकल 112 में। फिर सीएजी रिपोर्ट आती है, फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट, यूपीएससी रिपोर्ट, SC/ST कमीशन रिपोर्ट्स हो गई, बैकवर्ड क्लासेस को लेके रिपोर्ट्स हो गई, लिंग्विस्ट माइनॉरिटी रिपोर्ट्स और इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन रिपोर्ट्स। इन सभी के आर्टिकल्स भी आपको खुद ही याद करने पड़ेंगे। और इसी के साथ जो हमारा आज का टॉपिक है यहीं पर खत्म होता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।